हेलो, मैं सर रघुनाथ झा। मैं जानता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। आपका रिज़ल्ट जो भी आ रहा है उसमें आप लास्ट टाइम में चाहते हैं कि इसको इस तरीके से तैयार किया जाए कि मोर देन 90% नंबर क्रिएट हो जाए। इसके लिए 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1-1 मार्क्स की वैल्यूज़ होती है। हम ये भी जानते हैं कि आप अगर 50 में, 60 में स्ट्रगल करते हैं, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह है कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होना। दूसरा, आप छोटी-छोटी प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं। ये सब चीज़ें होती रहती है और आपको लगता है कि गलतियाँ मुझ में ही है, मैं ही इसीलिए नंबर मेरे पास नहीं आते हैं। आप अगर ये सोचते हैं तो ऐसा नहीं है, आप बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे और मुझे पता है कि आपको एक अच्छी सिस्टम मिल जाए, तो 100% आप अच्छा करेंगे। मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स लेकर के पूरे जो 12th क्लास जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को कई टुकड़ों में, कई पार्ट्स में लाने वाला हूँ, जिसमें कि 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और ऐसे की क्वेश्चंस होंगे जो 12th क्लास में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और उन्हीं क्वेश्चन से आपके मोर देन 90% आएँगे। आप देख लीजिएगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा, आप मिला लीजिएगा मेरे होमवर्क, मेरे असाइनमेंट से मिला लीजिएगा, आपको आना ही आना है। हम आप जो बात करने वाले हैं, वो बात आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक काम कर लीजिए, जब हम वीडियो शुरू करने वाले हैं, आप अपनी हाथ को लाइक और सब्सक्राइब की तरफ बढ़ा दीजिए और उससे क्या होगा, आपको वीडियो टाइम से मिलेगा और आपकी तैयारी में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम उनके लिए भी बना रहे हैं, जो आने वाले 2 महीने बाद 11th पास कर जाएँगे और 12th क्लास में आपको उनको ज़रूरत पड़ेगी। और लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक कहानी शुरू करते हैं कि एक लोग है, रमेश, और वो पूछ रहा है सुरेश को, भाई ये महेश जी के घर जाना है। तो वो बोल रहा है कि महेश जी घर तो ऐसा है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर है ना, ये रोड है, इस रोड में आप ये गली मत जाइएगा, ये भी गली नहीं जाना है, इसके बाद ये भी गली नहीं जाना है। इस गली में जाकर के ये जो तीसरा मकान है वो है महेश जी का घर। तो अब ये जो है, पहला नहीं गया, दूसरा नहीं गया, तीसरा नहीं गया, चौथा गया। इसका मतलब ये इसका 4th लाइन में गया और कौन-सा है? ये पहला घर नहीं है, दूसरा घर नहीं है, तीसरा घर है। ये तीसरा पोज़ीशन है। इस महेश जी घर जो है 4 इंटू 3 ऑर्डर में है। इस रोड के रिस्पेक्ट देखिएगा, ये 4 इंटू 3 ऑर्डर में आ रहा है, तो महेश के घर का लोकेशन आपको मिल गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों का घर होता है, जिसकी एक पोज़ीशन होती है। उस पोजीशन को जब हम रेक्टेंगुलर एरे में, ये है रेक्टेंगुलर एरे, जैसे ए आई जे, और ये होता है एम इंटू एन, तो इसका सबका कुछ न कुछ मतलब होता होगा और ये मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रेक्टेंगुलर एरे में, और इस तरीके से आई जे, आई क्या है? आई जो शो करता है वो करता है रो को और जे शो करता है आपको कॉलम को। ठीक है? ये जो होता है m इंटू एन, इसका मतलब m रो है। इस पूरे मैट्रिसेस में कितने रो है, कितने कॉलम है? इसका मतलब ये m रो हो गया, ये हो गया आपका n कॉलम हो गई, ठीक है? तो ये जो है हमारा हो गया। अब कोई भी मैट्रिक्स, इस चीज़ को हम लोग जो m इंटू एन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पूछा जाता है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस? इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं। ये जो हमारे पास कोई सेट ऑफ एम एन नंबर्स है, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरिया में लिखते हैं, ठीक है? इस तरीके से जो अभी मैंने लिखा था, ये लिखते हैं ए आई जे, एम इंटू एन, ठीक है? ये जो ए आई जे होता है, वो क्या होना चाहिए? रियल और इमेजिनरी। कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे आइटा फॉर्म हो, चाहे 1 2 3 4 cos x हो, tan x हो, कोई भी टाइप के नंबर हो सकते हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, जिसकी बात हम कर रहे थे, ऑफ एम रोज और एन कॉलम्स। सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने लिया, A11, A12, A13, A21, A23, A2, A22, A23, ओके? ये एक मैट्रिसेस है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन जो
एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो उसको हम लोग रो बोलेंगे, और जो लाइन वर्टिकल होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम, COLUMN, कॉलम। कॉलम को जैसे पहला है, अगर ये लेफ्ट से पहला है, इसको C1, इसको C2, इसको C3 बोलते हैं। अगर ये इस तरह करेंगे, ऊपर से नंबर देते हैं R1, R2, आगे होगा तो R3, फिर होगा R4 हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से जितने रोज होते हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर बनता है। तो इसमें कह रहे हैं कि 2 रोज है हमारे पास, तो रो को पहले लिखना है, ध्यान रखिएगा, रो को पहले लिखना है, उसके बाद फिर कॉलम होती है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चे। तो जब 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। और साथ ही साथ रीड एज द M बाय N मैट्रिक्स को इस तरीके से रीड किया जाता है, और इस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से लिखे जैसे हमने बताया अभी, ठीक है? इसके बाद क्या होता है इसमें कि आप देख रहे हैं कि कुछ मैट्रिसेस हैं जिनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ हमने रखे हैं। पहला जो मैट्रिसेस है इसमें कितने रो हैं? एक रो R1 और ये दूसरा रो R2, ठीक है? और कॉलम कितने हैं? C1, C2 और C3। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 into 3 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है? इसके बाद ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने हैं? रो भी 2 हैं, R1, R2 और C1 और C2। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि R1 जो होता है अपर साइड से होता है, और C1 जो कॉलम का जो नाम होता है C1, C2, C3, ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और रोज होता है वो अपर टू लोअर आते हैं, R1, R2, R2। और इसके नंबर्स इस तरीके से, आप जैसे 2, -3, 4, 5, 6, 8, -9, 3, -4, 0, 2, 5, 7, -8, 0। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारा, इस मैट्रिक्स में हमें ढूंढना है कि नंबर का पोजीशन क्या है। आपको पता करना है इस 3 का क्या पोजीशन है, किस रो में है और किस कॉलम में है। तो क्या करेंगे, ये दूसरे लाइन में है, इससे R2 में है ये, ठीक है? ये किस में? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा कॉलम में है, इसका मतलब ये C3 में है। इसका 3 का क्या पोजीशन हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा आपका, कोई नंबर है A2, 3, A2, 3 को हम लोग 3 कहेंगे। किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को अगर नोट करना है, अगर पोजीशन को आपको निकालना है, तो क्या करना होता है? उसके पहला मान लो ये AIJ है, पहला जो एलिमेंट होता है वो रो को शो करता है, नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करता है, और दूसरा जो होता है कॉलम को शो करता है। इसीलिए आपको अगर कहा जाता है कि A23 प्लस A31 का वैल्यू निकालो, आप कुछ मत कीजिए, दूसरा रो और तीसरा कॉलम में जाइए, जो मिल रहा है उसकी वैल्यू बिठा देना है। इसके बाद A31 जाना है, तीसरा रो और पहला कॉलम में जाकर के जो वैल्यू आ रहा है उसको बिठा दीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन आएगा। अब इसमें जो होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आज की वीडियोज़ हम सीखने वाले हैं, इसको जान लीजिए। सबसे पहले कि मैट्रिक्स को बनाया कैसे जाता है, ठीक है? उस पर बात करेंगे। इसके बाद कितने टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं, पर भी बात करेंगे, और उसमें क्या-क्या कन्फ्यूजन है, वो भी उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस को पर, वो क्या होता है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि हमारे पास, अभी मैंने बोला कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने की मशीन, कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले हमें क्या करना, मैट्रिक्स की स्ट्रक्चर बनानी है। क्या करना है? स्ट्रक्चर बनानी है। और हमारे पास कितने हैं? 3 into 4 मैट्रिक्स है। क्या है? 3 into 4, मतलब 3 वो रो होंगे, 3 रो होगा। इसको हम लोग A11, A12, A13, और इसमें कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। एक और ले लीजिए, A14, और उसके बाद क्या होगा? A21, A22, A23, A24, ओके? उसके बाद A31, A32, A33 और A हो जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया। ये जो मैट्रिक्स होगा इसी टाइप से होगा, ठीक है?
अब हमें पता करना है कि जिसको ये आई जे है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या है। हर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आपको दिया रहेगा, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले तो स्ट्रक्चर बनानी है। एक नंबर में क्वेश्चन आते ही आते हैं और एक नंबर आपके 90 से ऊपर और 90 से नीचे कर सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है, तो हमें निकालना क्या-क्या है। ध्यान दीजिए A11, A12, A13 और A14 निकालना है, ठीक है? सबको लिख लेते हैं। A11 क्या होगा? 1 + 1 दैट इज़ 2। इसका क्या होगा? 1 + 2 दैट इज़ 3। इसका क्या होगा? 1 + 3 दैट इज़ 4। 1 + 4 दैट इज़ ये हो गया आपका 5, ठीक है? इस तरीके से आपको दूसरा जो रो की बात इसका हमने निकाल दिया, R1 का हमने निकल गया। अब R2 की बात करते हैं। R2 में क्या करना है? A21, A22, A23, A24 इसकी बात करते हैं। इसमें क्या सम ही तो करना है दोनों का। 32 + 1 3, 4, 5 ये हो गया 6। इसके बाद क्या करना है? आपको इसका निकालना है। ये है A31, A32, A33 और A34। जब इसको निकालते हैं आप, क्या होगा? ये 4, ये 5, 6, 7 ओके? कुछ नहीं करना है, इसमें इसकी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना। कैसा काम था? ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4 और 5। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर 3, 4, 5, 6 यहाँ क्या होगा? 4, 5, 6 और 7 ये आपका मैट्रिक्स का निर्माण हो गया, जिसमें कि इसका ऑर्डर 3-4 है, ओके? इस तरीके से हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। पर और भी क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेंगे, आई होप उस आप अच्छा कर लेंगे। अब इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला टाइप होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें कि एक रो हो, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, जिसमें एक ही रो हो, जैसे A1, A11, A12, A13 इस तरीके से A1n मान लीजिए। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें एक ही रो हो, इसको क्या कहते हैं 1 इंटू n। तो रोज फिक्स है 1, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं 2, 3, 4 एक क्या है? एक रो मैट्रिक्स है। इसका 1 इंटू 3 ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद से 2 - 4 0 5 6 7 8 ये एक मैट्रिक्स है जिसका 1 इंटू कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 एलिमेंट है, तो 7 कॉलम हो गया। इस तरीके के मैट्रिक्स हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं या रो वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है? ओके? अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जो मैट्रिक्स होती है वो इस तरीके से होता है, जिसमें कि आपके पास A1 1 A21 A31 A41 A51 देख रहे हैं, सिर्फ पहला वाला बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ेगा? AN1 इसको हम लोग कहते हैं 1 इंटू सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग रो। कितने हमारे पास? ये जो हमारे पास ये दूसरा क्या है? कॉलम फिक्स है, सिर्फ रो बढ़ रहे हैं। ये कॉलम फिक्स है तो n इंटू 1 मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्डर में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे -2 3 4 क्या हो सकता है आपके पास? sin x cos x 0 इस तरीके से एक मैट्रिक्स हो सकता है। कई जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, बाकी रो की संख्या कुछ भी हो सकती है, तो रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। पहला 1 1 2 2 3 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स पढ़ते हैं। सपोज कि ये 1 इंटू 1 ऑर्डर है, इसको हम लिखेंगे A I J मैट्रिक्स हो गया, तो 1 इंटू 1 ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है? 1 इंटू 1 ऑर्डर बोला जाता है। इसको लिख सकते हैं, जैसे सपोज कि 1 है, एक मैट्रिक्स हो गई ये भी, ठीक है? इसमें ऑर्डर इसमें रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन वन एंड वन। दूसरा होता है, मान लीजिए हमें टू ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया, जिसमें कि सपोज लो -2 3 4 0, ये हमारे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स हो सकता है, जिससे मान लीजिए हमारे पास A11 है, A12 है, A13 है, यहाँ पर A21 है, A22, A23 और A31, A32, A33, ओके। इसको आप 3 इंटू 3 ऑर्डर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर जो होता है वो इसी फॉर्म में होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तभी इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके कई टाइप होते हैं, उसको जानते हैं हम। इसमें क्या होता है कि जब मैट्रिक्स में इसको डायगोनल में ही सिर्फ एलिमेंट हो, मतलब इस टाइप के एलिमेंट हो, जैसे 2 3 4, बाकी सब 0 हो जाए, ठीक है। जैसे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो मेन डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसको डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहा जाएगा जब एलिमेंट्स एक्सपेक्ट्स दोज इन द लीडिंग डायगोनल, इन द लीडिंग मतलब ए आई जे, मतलब ए आई जे 0 जब आई नॉट इक्वल टू 0 हो, आई और जे इक्वल ना हो। जैसे A11 है, A22 है और A33 है, इसमें 0 ना हो, बाकी जगह सिर्फ 0 हो जाए। जैसे A23 है, इसमें 2 नॉट इक्वल टू 3 है, इस जगह ये वैल्यू 0 हो रहा है। ऐसे जो स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं, इसमें डायगोनल में 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, लेकिन अदर जगह सिर्फ 0 हो, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको DIAG डैग D1 D2 D3 बोलते हैं। समझ रहे होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में और इसी डायगोनल मैट्रिक्स में जब डायगोनल एलिमेंट्स फिक्स हो जाते हैं, जैसे मान लो 3 3 3 सेम हो जाते हैं, बाकी 0 0 0 0 0 होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद इसमें कोई भी नंबर, ये नंबर सेम होने, जैसे मान लो के मान लो ये के है, ये के है, ये के है, इसको हम लोग स्क्वायर, इसको हम लोग स्केलर स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन इसी स्केलर मैट्रिक्स में अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू, के का वैल्यू 1 हो जाए, मान लीजिए हमारे पास 1 0 0 1 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नॉर्मली इसको आई एन के द्वारा इंडिकेट की जाती है, ध्यान रखिएगा, आई एन। अगर मैं I2 बोल रहा हूँ, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग I2 बोलते हैं। नॉर्मली बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर I3 क्या है, I2 क्या है, I4 क्या है। इसको जस्ट हमने लिखा, आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। अब जैसे हमें I3 निकालनी है, तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 0 0, ये 0 1 0 0 0 1, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा यूज है, जिसको हम आगे करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर नल मैट्रिक्स, भाई नल्ले कुछ नहीं है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है सब 0, कुछ नहीं है। तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें लेना पड़ता है, जीरो मैट्रिक्स का यूज करना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हालांकि इसका यूज नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट आपके 0 दिखेंगे, बाकी ऊपर में कुछ न कुछ नंबर्स दिखेंगे, तो हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। के बाद आ रही है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो होता है, इसके कुछ डिफिनेशन आप देख सकते हैं। इसमें आई लेस देन 0 होता है, और इसके जो अपर पार्ट्स हैं वो सारे नंबर 0 होंगे, और नीचे भाग मेन डायगोनल के नीचे 0 नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर, नीचे लोअर होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके।
इसके बाद क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट से 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये मैं 17 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। हर साल मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं। इसको इम्पोर्टेंट मानते हुए आराम से समझिए। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस में सिर्फ इतना समझना है आपको, अगर 2 मैट्रिसेस कह रहा है कि इक्वल होने के 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जो भी ऑर्डर एम ए का है, वही ऑर्डर बी का होगा। यानी 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। ठीक है? ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके जो कोरस्पॉन्डिंग होता है, कोरस्पॉन्डिंग मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स आर इक्वल होता है। क्या होता है? आर। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कि हमारे पास ए आई जे एम इंटू एन है, इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन है। इसको क्या करना है? सपोज कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। ये आपका जो मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। ये इक्वल है, तो इसका मतलब 3, 4, 5, यहाँ x ले लेते हैं। ये है, मान लो 4 है, ये 7 है, ये 8 है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोरस्पॉन्डिंग्स मतलब पहले पहले से इक्वल, दूसरे दूसरे से इक्वल, तीसरे तीसरे से इक्वल होगा। ईच एंड एवरी पोजीशंस हैविंग मैट्रिसेस ए एंड मैट्रिसेस बी बोथ आर इक्वल होने चाहिए। ईच एंड एवरी लोकेशंस आर इक्वल होनी चाहिए। सपोज कि पहला लोकेशन A11 है, यहाँ पर जो हमारा B11 इक्वल होना, दोनों अगर इक्वल है तभी हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को सेटिस्फाइड कर पाते हैं। तो कोई भी 2 मैट्रिसेस इक्वल होने के 2 ही कंडीशन है, नोट कर लीजिए। पहला कंडीशन है उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है उनके कोरस्पॉन्डिंग्स मतलब सेम पोजीशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी वो इक्वल माना जाएगा। इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये सीबीएसई हालांकि पुरानी बुक है, अभी हाल फिलहाल में ये आया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि x माइनस वाई ये दोनों सबसे पहला इक्वल है। इक्वल मतलब है ऑर्डर कितना है इसका? ये है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 है, ऑर्डर सेम है। अब इसमें करना क्या है कि हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके जो अननोन वैल्यूज हैं जैसे x, y, z और w इनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम कीजिए कि आप सॉल्यूशन करते वक्त इसको x माइनस वाई इक्वल टू -1 लिख दीजिए, ठीक है? और 2x माइनस वाई इक्वल टू दूसरा एलिमेंट इसका पोजीशन इक्वेट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई में 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है? माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस ही समझ। ये हो गया आपका वाई वाई कैंसल। यहाँ पर क्या होगा? एक्स माइनस 2x इक्वल टू -1, ये माइनस एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर। एक्स निकल गया, तो यहाँ कंडीशन क्या है? पहला से एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1 दिया है। एक्स की वैल्यू आपको पता है 1 माइनस वाई इक्वल टू -1। इसका मतलब इसको इधर लाएंगे कि 1 प्लस 1 उधर ले जाएगा तो वाई। दिस इम्प्लाइज वाई का वैल्यू हमारा वो आ रहा है। हमने 2 अननोन निकाल लिए, ठीक है? अब तीसरे को हम इक्वेट करते हैं किससे? इससे। तो ये जो हो जाएगा बेटा 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू हमारे पास x आ गया था, 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसका मतलब जेड इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है? अब हमें इस पर आते हैं, इससे हमें जेड पता है, हमें डब्लू निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3z प्लस डब्लू इक्वल टू 13 होगा, क्योंकि ये 2 से स्प्लिट करना पड़ता है पोजीशन, ठीक है? ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस डब्लू इक्वल टू 13, क्या हो गया? डब्लू इक्वल टू 13 माइनस 9, दैट इज 4 हो गई। तो फाइनली आंसर एक जगह कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये होता है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, उसके बाद z का वैल्यू 3 और w का वैल्यू 4। ये तो 1 2 3 4 हो गया, अच्छा बात है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें भी कह रहा है कि हमें कुछ अननोन की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करते हैं कि आपके लिए छोड़ रहे हैं? नहीं, चलिए आपके लिए बहुत कुछ है आगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस x प्लस थ्री इक्वल टू आप 0 लिखिए। कॉमन सी बात है, x की वैल्यू -3 आ गई। 2y प्लस x का वैल्यू -7 होगा। x आपको पता है, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2y माइनस 3 इक्वल टू -7। 2y इक्वल टू -7 प्लस क्या 3 दैट इज -4 32y, मतलब y की वैल्यू हो गई -2। ओके, इसके बाद हमें z-1 को डिसिपेट करनी है। क्या हो गया? z-1 इक्वल टू 3, z इक्वल टू 4 हो गया। अब ये जो देख रहे हैं आप, इसको इक्वेट कर दीजिए। 4a माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ a, है ना? तो ये 2a को इधर कर दीजिए, ताकि 2a इक्वल टू 6 हो जाएगा। a की वैल्यू 3 हो गई। अब आंसर को हमें क्या करना है? एक जगह लिखना होता है। तो a का वैल्यू हो गया हमारा 3, y का वैल्यू हो गया -2, और क्या चाहिए था? z इक्वल टू हो गया 4। उसके बाद क्या है? x इक्वल टू -3। दिस इज योर आंसर। आई होप आसान है, कोई भी बच्चा कर सकता है। आप तेज है, आप तो 90% प्लस करने वाले हैं, रखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्ट करने वाला क्वेश्चन है कि मतलब मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। इसमें कह रहा है सिर्फ 2 इंटू 2 ऑर्डर है, तो इसका तो आसान हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो इसको कंस्ट्रक्ट पहले करना होता है। 2 इंटू 2 ऑर्डर जो होता है A11 A12 A21 A22, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको वो फॉर्मूला है I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, जब हम 1 निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो I की जगह पर 1 डालेंगे और j की जगह पर 1 डालेंगे। ये हो गया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, 9 बाई 2 हो गई। जब इस पर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2। ओके, ये हो गया 1 प्लस 4 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2। ठीक है, 2 एलिमेंट हो गया हमारा। अब है A21 निकालनी है। A21 कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2, ये हो गया 16 बाई 2, हम लोग 8 बोल सकते। ओके, उसके बाद A22 निकाल लेंगे। A22 क्या होगा? 2 प्लस 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2 प्लस 4 दैट इज क्या होता है? 2 प्लस 4 दैट इज 6, दैट इज 36 बाय 2, दैट इज 18 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसके एलिमेंट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर ओके हो गया। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारे पास वो है 9/2, और दूसरा है 25/2, और तीसरा हमारा आया है, ये जो है A21 का जगह पर हमें क्या है? 8 आया है। 8 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और ये 18 आया है। इसको दैट इज योर राइट वेक्टर, बोल दीजिए A। इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं? कॉमा डाल देते हैं। तो क्या होता है, ये एलिमेंट अपने अपने सेपरेट होते हैं, कोई कॉमा से नहीं है, सबका घर अलग अलग है, सब अपने अपने घर में रहते हैं ना, इसलिए कॉमा नहीं डालना है। तो इसमें एक चीज और है कि ये जैसे क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन अभी किए हो आप, आई होप यू कैन सॉल्व योरसेल्फ, दैट्स योर होमवर्क। ओके, और कमेंट में इसका आंसर जरूर पास कीजिएगा। इसके बाद क्या होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गुड कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन है, ये आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला काम, जिसके सॉल्यूशन जब निकालेंगे आप, a प्लस बी को आप क्या कीजिए? इससे फिट कर दीजिए, और ए बी को आप इसे करना है। हाँ, ये और इसका कोई काम ही नहीं है। ए बी को आप 8 से कर। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक फॉर्मूला होती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है आपको क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, आपको पता है, आपको भी पता होगा। अब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक 2ab को ऐड कर देंगे, और मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, मैथ्स इज इक्वल टू लाइफ, वेयर यू हैव टू बैलेंस ईच एंड एवरी थिंग्स, यू हैव टू बैलेंस, देन यू गो अहेड। यहाँ पर 2ab हमने ऐड किया है, इसका मतलब है कि 2ab हमको
सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ 2ab पहले से पड़ा हुआ है। तो फाइनली जो आ रहा है हमको या इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया -4ab, ठीक है? इसकी जो वैल्यूज हो रही है, क्या हो रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है, का होल स्क्वायर और ये वैल्यू पता है 4 इंटू 8, ये हो गया 36। गलत तो नहीं हो गया? a प्लस बी इक्वल टू 6 है, तो 6 स्क्वायर 8, हाँ नहीं गलत नहीं हुआ, 36 माइनस 32, ओके? ये हो गया आपका 4, ये किसके बराबर हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं इसको समझिए। जैसे एक्स स्क्वायर, अब जैसे समझिए आप कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू 10th क्लास में नॉर्मली आदत है कि ए ले लेते हैं, क्योंकि सबको पॉजिटिव मान लेते हैं। लेकिन जैसे 11th 12th आप आते हैं तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगा हमारा ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। इसका मतलब आपके 2 केस बनेंगे, एक केस होगा आपका कौन सा? जिसमें +2 होगा, एक केस वो होगा जिसमें -2 होगा। यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 6। एक केस लीजिए a माइनस बी, पहले प्लस वाला ले लेते हैं 2, यहाँ हो जाएगा b कैंसल, 2a इक्वल टू 8, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, ठीक है? a का वैल्यू 4 होगा तो b ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। उसके बाद एक केस है a प्लस बी इक्वल टू 6 है, तो a माइनस बी इक्वल टू आप -2 ले लीजिए, ठीक है? अब इनको क्या कीजिए, ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे आप, ये 2a हुआ, इसके बाद क्या करना है आपको? 6 में 2 जा रहा है तो 4 होगा, 4 हो गया, a का वैल्यू 2 हो गई और तो इसका मतलब b की वैल्यू जाएगा। जो रिजल्ट्स आ रहा है, a का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 और या 6 हो सकता है, b का वैल्यू या तो 6 या तो 2 हो सकता है और इन दोनों का नहीं, मैंने गलत किया है। इसको जो है a का वैल्यू हमारा 4 हो सकता है या 2 हो सकता है, b का वैल्यू भी हमारा 2 या 4 कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दैट। ये जो फ़ॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ पर थोड़ा बच्चे को समझना है सिर्फ। इसके बाद आपके लिए कुछ वर्क है, जैसे यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप इन दोनों को सम करना है। तो पहले ये ढूँढिए कि ए मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट्स क्या है? देखिए पहला रो, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये 4 हो गए। ये हो गया आपका 4, ओके? उसके बाद B21, 2 मतलब दूसरा रो, है ना? 1 मतलब ये एलिमेंट हो गया -3 की वैल्यू 1 हो गई, ओके? इस तरीके से जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा नंबर, इसमें ए, बी, सी, डी आपको ढूँढनी है, दैट इज़ योर होमवर्क। इसमें भी एक्स, वाई, ए, बी व्हाटएवर जो है उसको ढूँढना है, दैट इज़ योर होमवर्क, ओके? इसके बाद हमने एक और होमवर्क लिया है, 100 देख रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये क्वेश्चन थोड़ा-सा टेक्निकल है, अच्छा क्वेश्चन से आप करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद ये भी क्वेश्चन गुड क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद ये जो है आपका सारे होमवर्क में आएगा और अगले वीडियोज़ में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर हम क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में होते ही होते हैं। आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे, 100% 2 मार्क्स आप में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और बच्चे को क्या होता है ना, छोटे-छोटे गलतियाँ प्लस माइनस की वजह से 1 नंबर, आधे नंबर कटवा लेते हैं। जिससे उसकी जो ड्रीम होता है ना मोर देन 90% या जो भी उसको सीयूटी में अच्छा स्कोर करना या कोई भी इंजीनियरिंग की तैयारी वो कर रहे हैं और वो अ, छोटी-छोटी प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहे हैं। ये वीडियो आपको दिस इज़ द राइट सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा। थैंक यू, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।